हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिस्टल आईक्यू नॉलेज। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8 का सोशल स्टडीज का चैप्टर फर्स्ट, नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूजेस। ओके, तो नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में हम इस चैप्टर में हम जानेंगे। तो जो नेचर हमें प्रोवाइड करता है वो नेचुरल रिसोर्सेज। ओके, यहाँ पर देखो एक कोटेशन दी हुई है आपको। तो बेसिकली ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करने की बात की गई है यहाँ पर। तो सोशल साइंटिस्ट क्लियर है कि हमें क्या करना है। ओके, सोसाइटी के बारे में जो सोचते हैं, ठीक है, समझते हैं, जो एनवायरनमेंट के बारे में थोड़ा ध्यान देते हैं, वो सोशल साइंटिस्ट, उनको माइंड में एकदम क्लियर है कि हमें क्या करना चाहिए। तो हमें ऐसी इकोनॉमी पे फोकस करना चाहिए जो कि नेचर के साथ-साथ काम करे, ठीक है? हार्मनी के साथ काम करे। ऐसा नहीं कि बिल्कुल हम एक्सप्लॉइटेशन किए जा रहे हैं, सारे के सारे पेड़-पौधे काट दिए हैं और बड़ी-बड़ी सड़कें और बिल्डिंग बनाए जा रहे हैं, पूरा जंगल बर्बाद कर दिया है, एक्सेसिव माइनिंग किए जा रहे हैं, खुदाई हो रही है, ठीक है? सारे के सारे मिनरल निकाले जा रहे हैं, तो ये एक्सप्लॉइटेशन कहलाता है ना? तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हमें ऐसा काम करना चाहिए कि अगर हमने पेड़ काटे हैं, तो कहीं और पेड़ लगा दिए जाएँ, है ना? सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें। ओके, ऐसा नहीं कि पूरे एनवायरनमेंट को बर्बाद कर दें, कहीं फैक्ट्रीज़ लगाई गई है, तो पूरा का पूरा पानी जो है पॉल्यूट कर दें, जो कि आज के टाइम पर देखने को मिलता है। हम अपने देश की बात करें तो यहाँ पर भी देखने को मिलता है, यमुना रिवर को आपने देखा है कितनी ज़्यादा पॉल्यूशन देखने को मिलता है। एनसीआर वाला जो रीजन है, ठीक है? नेशनल कैपिटल टेरिटरी वाला जो रीजन है, दिल्ली वाला, उसके आस-पास देखो आप कितना ज़्यादा पॉल्यूशन देखने को मिलता है। तो ये कहलाता है नेचर को बर्बाद करना, है ना? तो पूरी तरीके से बर्बाद किया जा रहा है, हवा, पानी जो भी हमें नेचर ने प्रोवाइड किया हुआ, मिट्टी प्रोवाइड की, तो मिट्टी को भी बर्बाद कर रहे हैं ना। एक्सेसिव बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र का यूज़ किया जाता है, तो ज़मीन खराब होती है। इतना ज़्यादा प्लास्टिक पॉल्यूशन हो रहा है ना, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हमें इस तरीके से काम करना चाहिए कि हम नेचर के साथ-साथ चलें, है ना? कि हम रीयूज़ करें। कोई सामान अगर बनाया गया है तो उसको दोबारा से रीयूज़ करके, रिसाइकल करके उसको यूज़ किया जाए, है ना? तो रिसाइकल करना वेस्ट को, लास्ट चैप्टर में हमने एग्ज़ाम्पल भी देखा था किस तरीकों को पेपर जो है ना, उसको रिसाइकल किया जाता है। अगर हम पेपर को जो है रिसाइकल करते हैं, तो उससे क्या होता है, जो पेड़ भी नहीं कटते हैं, उससे कम पेड़ कटेंगे, है ना? ज़्यादा पेपर बनाने के लिए रिसाइक्लिंग कर लें अगर हम तो, है ना? तो इससे चीज़ें ढंग की बेटर हो जाती हैं। ओके, तो यहाँ पर जो है रिसाइकिल पे फ़ोकस किया जाए, वेस्ट को कम पर करने पे फ़ोकस किया जाए। जैसे आज के टाइम पर प्लास्टिक ब्ले वेस्ट प्लस इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट देखो आप, इलेक्ट्रॉनिक जो हर हर किसी के घर में इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट देखने को मिलते हैं, है ना? छोटे से छोटा ईयरबड भी खराब होता है तो लोग फेंक देते हैं, है ना? क्योंकि भई बनवाने से अच्छा तो फिर वो ही आ जाता है ना, जितने में बनवाया जाता है उतना महँगा पड़ता है। तो ये कंपनीज़ की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो भी इस वेस्ट को जो है कम करें, है ना? तो प्लास्टिक पॉल्यूशन को कम करें, अगर जो है हम जो लीफ वगैरह का होता है ना, पत्तल वगैरह का यूज़ करने लगे थोड़ा, तो वो बन के जो हमारे देश में ट्रेडिशनली चला आ रही है, वो पत्तल की प्लेटें जो होती हैं, वो आजकल बना के बेचा जा रहा है, ठीक है, ऑनलाइन। तो इसमें भी बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी देखने को मिल रही है। तो हम पूरी तरीके से जो रिसोर्सेज़ को नाश ना कर दें, उसको भी जो है दोबारा से जो रिजेनरेट करें, है ना? मतलब कि अगर पानी देखो आप, बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन किया जाता है, पानी बहाया जा रहा, फेंका जा रहा है बिल्कुल। अगर इसकी जगह रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जाए, है ना? ऐसा नहीं है कि हमारे देश में हर जगह पानी देखने को मिलता है। कई सारा इलाका ऐसा है हमारे देश में जहाँ पर सूखा भी पड़ता है ना? तो हमें रिसोर्सेज़ को इस तरीके से यूज़ करना है कि इसकी बर्बादी ना करें, आगे की जनरेशन के लिए भी वो रिसोर्सेज़ रहें। ओके, हमें नेचर से सीखना चाहिए, नेचर अपने आप को दोबारा से रीजनरेट करती है और रिसाइकिल करती है, ओके? अगर पृथ्वी को ज़्यादा बर्बाद करते हैं ना, तो नेचर अपने आप को दोबारा से रीजनरेट करती है। सब कुछ बाढ़ लेके आ जाएँगी, सब तबाह कर देंगे, ओके? और सबका सब ठीक कर देते हैं, पूरी की पूरी मिट्टी हो गई ज़माने के, पेड़-पौधे जो भी ये ह्यूमन सेटलमेंट जो इंसानों ने बना के रखे थे, सब साफ हो जाएगा, ओके? तो दोबारा से जो है रीजनरेट कर देते हैं। तो ये वाली कोटेशन से आपको थोड़ा समझाया गया है कि रिसाइकल, री-वेस्ट इन सब चीज़ों पे, जो वेस्ट को कम करना, रिसाइकल करना, चीज़ों को दोबारा से उसको ढंग से यूज़ करना, है ना? तो नेचर को बर्बाद ना करना, पॉल्यूशन कम करना, तो ये सब सिखाया गया है इसमें से, है ना? तो ये सीखने को मिलता है। फिर जो है हम इस चैप्टर में क्या-क्या देखेंगे, पहले तो यहाँ देखो वाटरफॉल के बारे में बताया हुआ है। दूधसागर जो है वाटरफॉल है यहाँ। यहाँ पर रेलवे ब्रिज बना है ना? तो ये गोवा में है, इंडिया में, है ना? तो यहाँ पर जो है इस चैप्टर में हम नेचुरल रिसोर्सेज़ की कैटेगरीज़ देखेंगे। ओके, हम समझेंगे नेचुरल रिसोर्सेज़ में कई सारी चीज़ें आती हैं। कनेक्शन देखेंगे, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज़ है और डिफरेंट जो हमारी लाइफ से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें हम समझेंगे इस चैप्टर में।
और अनसस्टेनेबल यूज़ और ओवर एक्सप्लॉइटेशन नेचुरल रिसोर्सेज का क्या होता है, ये भी हम समझेंगे। सस्टेनेबल यूज़ ऐसा होता है कि ठीक है, आज जो हमारी जनरेशन है, वो तो इन सब चीज़ों को यूज़ कर रही है, ठीक है, अच्छा पानी, हवा, पानी सब कुछ मिल रहा है। पर हवा, पानी सब कुछ खराब करके भी तो जा रहे हैं ना, पूरा पॉल्यूट करके। तो आगे की नेक्स्ट जो जनरेशन है, उनके लिए तो सब कुछ खराब हो जाएगा। तो हमें इस तरीके से डेवलपमेंट करना चाहिए कि हमारी जो जनरेशन है, वो एन्जॉय कर ले और आगे की जनरेशन भी इसको अच्छे से यूज़ करे, ठीक है? नेचुरल एनवायरनमेंट वगैरह। हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने अच्छा पेड़-पौधे वगैरह सब छोड़ के गए हमारे लिए। पर हमारी जनरेशन क्या कर रही, सारे पेड़-पौधे सब कुछ खत्म करके जा रहे हैं, है ना? तो इस तरीके से डेवलपमेंट करना है कि हम नेचर को भी साथ-साथ लेकर के चलें और जो है पॉल्यूशन वगैरह भी ना फैलाएँ और ढंग से डेवलपमेंट भी हो जाए। तो इसी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है ना, 2015 से 2030 तक के गोल्स भी रखे गए थे। कि किस तरीके से वर्ल्ड में सारी कंट्रीज़ को फ़ोकस करना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर, जैसे कि पॉवर्टी खत्म करना है ना? हंगर इश्यूज़ को खत्म करना है, सभी लोगों की अच्छी हेल्थ रहे, ये रहे, ठीक है? तो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उसमें 169 टारगेट्स हैं, है ना? तो ये सारी चीज़ें भी हम समझेंगे कि जो ये अनसस्टेनेबल यूज़ हो रहा है ना, कि पूरी बर्बादी की जा रही है, नेचुरल रिसोर्स को बर्बाद किया जा रहा है, हवा, पानी, मिट्टी, हर चीज़ को बर्बाद कर रहे हैं। तो ये सब भी जानेंगे। यहाँ पर देखो माइक्रो हाइडल जो प्लांट लगाया गया हिमाचल प्रदेश में पावर फ्लोइंग होती है इससे मतलब कि जो भी पानी निकलता है ना तो जितनी तेजी से निकलता है उसी तेजी से जो है इलेक्ट्रिसिटी बनती जाती है। ओके तो पानी से आपने सुना होगा हाइड्रो पावर है ना, तो वो पानी से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। यहाँ पर देखो ऑफशोर ऑयल रिज है, यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं पेट्रोलियम। तो आपने देखा होगा शायद तक कि जो बड़े-बड़े समुद्र होते हैं ना, वहाँ पर बीच में जो समुद्र के नीचे भी तो ज़मीन ही है ना, तो ज़मीन के अंदर ऑयल और पेट्रोलियम गैसेज़ पाए जाते हैं कभी-कभी, तो वहाँ पर एक्सप्लोर किया जाता है, ढूँढा जाता है, फिर ऐसी बड़ी-बड़ी मशीनें लगा कर के वहाँ से ऐसे पाइप डाल के पूरा निकाला जाता है ना? तो ये भी एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेज़ होता है अगर हद से ज़्यादा किया जाता है तो, है ना? एक लिमिट तक सब कुछ करो तो ठीक है। तो नेचर जो है कब रिसोर्स बन गया? ठीक है, नेचर अगर वर्ड से देखो तो नेचर से क्या समझ में आता है ना? जितनी भी जीव-जंतु, जितनी भी लाइफ एक्सिस्ट कर रही है ना? या फिर जो भी नॉन लाइफ जो फॉर्म्स हैं, जितने भी, है ना, एनवायरनमेंट में, तो उन सबको आप नेचर कह सकते हो। एक शर्त है कि वो इंसानों द्वारा नहीं बनाए गए हैं, है ना? तो इंसानों के द्वारा ना बनाया गया और बाकी जितनी भी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, तो वो आप नेचर में काउंट कर सकते हो। हम जो ह्यूमन है ना, इंसान जो है, वो क्या करता है, यूज़ करता है इन सब रिसोर्सेज़ वगैरह को ताकि नई चीज़ें बना सके, अपनी कंज़म्पशन के लिए। जैसे फॉरेस्ट था, ठीक है? तो पेड़ वगैरह थे, पेड़ से फल-फूल निकाले और अपनी यूज़ के लिए हमने ले लिए। पेड़ से जो है कई सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे कि फर्नीचर बन गया, है ना? तो ये इंसानों ने अपनी यूज़ के लिए बना लिया। पेड़ से जो है किताबें बनाई जा रही हैं ना, पेजेज़ बनाए जाते हैं, फिर बुक्स बनती है। तो ये जो है रिसोर्स बन जाती है, जब हम इसको यूज़ कर लेते हैं अपने फ़ायदे के लिए। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ट्री जो है एनवायरनमेंट का पार्ट है ना? पेड़ आपको पता है एनवायरनमेंट का पार्ट है, तो ये एक्सिस्ट करता है इंडिपेंडेंटली ऑफ ह्यूमन्स, है ना? तो पेड़ तो कहीं और है ना, तो अपने आप जो है एक्सिस्ट करता है ये। फिर क्या करते हैं ह्यूमन इसको काटते हैं, इसको कन्वर्ट कर देते हैं, जो ये लकड़ी होती है इसका फर्नीचर बना लेते हैं। तो ट्री एक रिसोर्स हो गया क्योंकि उसको जो है हमने अपने लिए यूज़ कर लिया, है ना? पर ये जो रिसोर्सेज़ होती है ना इतनी ईज़िली अवेलेबल नहीं होती है। ओके मतलब अवेलेबल होगी तो एक्सेसिबल नहीं है क्योंकि जिसके पास में टेक्नोलॉजी है वो ही इसको यूज़ कर सकता है। ओके फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे पेट्रोलियम जो है ना? पेट्रोलियम जो है ओशन के जो अंदर जो ज़मीन है उसमें पाया जा रहा है। ओके पर टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उसको निकाल सकें, है ना? या फिर हम उसको निकालें भी तो हमें बहुत ज़्यादा महँगा पड़े वो, है ना? तो इसकी वज़ह से क्या हुआ वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है कि भई हमने निकाल भी लिया तो बहुत महँगा पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में सोना नहीं है, पर कई जगह ऐसा है कि कर्नाटका में फ़ेमस भी है केजीएफ, है ना? तो जो कोलार जो गोल्ड फ़ील्ड है, तो वहाँ पर अगर निकाला भी जाता है ना सोना, तो वो इतना महँगा पड़ता है ना निकालना कि जितना तो भई अपन को जो है खरीद लो उससे अच्छा, है ना? तो एक कॉस्ट भी होनी चाहिए कि हाँ जो महँगा ना पड़े इतना ज़्यादा। तो पहली चीज़ कि
पैसा कम लगे, है ना? रिसोर्सेज़ जो हैं तब हम निकाल सकते हैं। दूसरी चीज़ कि वो कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, है ना? अनएक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए। जैसे कि कई सारे पेड़-पौधे हमारे देश में पूजे जाते हैं, सेक्रेड होते हैं, वो पवित्र पेड़-पौधे होते हैं, तो उनको आप काट के उनका फर्नीचर नहीं बना सकते, है ना? तो कल्चरली सोसाइटी में लोग उसको एक्सेप्ट करें कि हाँ, इसका काट के आप कर सकते हो यूज़, तो फिर ये लोग कर सकते हैं, है ना? तो अगर किसी चीज़ को रिसोर्स बनना है, तो उसके लिए टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए। फर्स्ट थिंग कि वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो। सेकंड थिंग है कि जो इकोनॉमिकली फिज़ेबल हो, है ना? कि मतलब आप जो निकाल रहे हो सोना भी, तो वो आपको इतना महँगा ना मिले कि आपको खरीदा हुआ सस्ता पड़ जाए, है ना? तो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए, इकोनॉमिकली फिज़ेबल होना चाहिए और कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। ये 3 चीज़ें आपको याद होनी चाहिए कि टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिज़ेबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। है ना? तो वर्ड जो है एक्सप्लॉइटेशन, एक्सप्लॉइटेशन को ना एक नेगेटिव टर्म देखा जाता है, नेगेटिवली यूज़ किया जाता है कि एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं रिसोर्सेज़ का, मतलब बर्बादी की जा रही है। पर जो हमने यहाँ पर यूज़ किया ना एक्सप्लॉइटेशन, इसका मतलब है कि उसका एक्सट्रैक्शन किया जा रहा है, उसको यूज़ किया जा रहा है ना? नेचुरल रिसोर्सेज़ को। तो यहाँ पर दूसरा मीनिंग देखा, है ना? तो यहाँ पर जो है, ये हमने समझा कि किसी चीज़ को रिसोर्स बनने के लिए ये 3 चीज़ें तो इम्पोर्टेंट होती है, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिज़िबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल। तो अर्थ जो है, अर्थ में बहुत सारी चीज़ें हैं ना, ट्रेज़र्स हैं, मतलब भरा पड़ा है रिसोर्सेज़। तो मिलियंस ऑफ ईयर लग गए इसको बनने में। जैसे आपको कोयला देखने को मिलता है ना, तो वो कोयला भी मतलब लाखों साल लग गए उसको बनने में। मिट्टी भी जो है ना, एक दिन में नहीं बनी है, मिट्टी बनने में लाखों साल लग जाते हैं। ओके? और ह्यूमन ने फिर धीरे-धीरे समझा और फिर उसको यूज़ करा, है ना? तो ऐसी चीज़ें देखने को मिली। तो इसमें ना आपको कई सारी रिसोर्सेज़ देखने को मिलती है, जैसे कि वाटर, एयर, है ना? पानी, हवा, सॉइल हो गई, मिट्टी हो गई, ये ऑब्वियस वन है ना? और जो नॉन ऑब्वियस है, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, प्रीशियस स्टोन्स हो गए, मेटल हो गए, ओर्स हो गई, टिम्बर, तो हमने ये देखा। अब यहाँ पर देखो, ये जेंटल प्लगिंग करती है जिसकी वज़ह से मिनिमल डिस्टर्बेंस, मतलब हल्के-हल्के से जो ये खोद-खोद के ये जो यहाँ पर खेती की जा रही है ना, तो इससे बहुत कम डिस्टर्बेंस होता है जो अंडरग्राउंड इकोसिस्टम है। मिट्टी के नीचे भी इकोसिस्टम एक्ज़िस्ट करता है, छोटे-छोटे जंतु होते हैं ना, और पानी वग़ैरह, मॉइस्चर वग़ैरह होता है। जब बहुत ज़्यादा खुदाई और ऊबड़-खाबड़ कर देते हैं ना मिट्टी को, तो उससे बहुत सारा जो है पानी भी जो इवेपोरेट हो जाता है ना, तो सॉइल का मॉइस्चर भी कम होता है, जो मिट्टी होती है सूखी पड़ने लगती है, नीचे का इकोसिस्टम भी बर्बाद होने लगता है। तो जेंटल प्लगिंग की बात की जाती है कि हल्का-हल्का उसको करें, है ना? एकदम से ऐसे उधेड़ ना दें। हनी जो बी से निकाला, ये देखो मधुमक्खी का छत्ता है ना, तो इसमें से हनी निकाला जाता है। ओके, तो यहाँ पर देखो कई सारी इंडिजीनियस ट्रेडिशंस हैं वर्ल्ड में। नेचर को पूजा जाता है, ठीक है? हमारे देश में भी कई सारी ट्राइब्स जो हैं नेचर को पूजती हैं, जो हमारे इंडिजीनियस ट्रेडिशन है। ऐसे ही कई सारी ट्राइब्स हैं वर्ल्ड में जो कि जो है, और कई सारी जो कल्चर हैं जिसमें पूजा जाता है ये सारी चीज़ें, है ना? तो ये ट्रेडिशंस में ना, इन मान्यताओं में क्या मानते हैं कि नेचर जो है वो हमें ग्रोथ करने में हेल्प कर रहा है, ठीक है, प्रोटेक्ट कर रहा है, और नरिशर भी है, नर्चरर भी है और नरिशर भी है, और हमें फुल सपोर्ट कर रहा है कि हमारी ग्रोथ हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है पेड़ पौधे, नेचर वगैरह को बहुत पूजा जाता है। तुलसी पूजा पूजी जाती है वेलबींग के लिए, कि सभी लोगों का अच्छा हो, है ना? इन शॉर्ट अगर हम देखें, जो नेचुरल रिसोर्सेज है, इस टर्म का मतलब क्या हुआ, वो मटेरियल जो है ना नेचर में होता है, और वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होता है, ह्यूमन के लिए इम्पोर्टेंट होता है। ह्यूमन उसको जो है मॉडिफाई करके अपने लिए यूज़ कर लेता है ना? अब हम कैटेगरीज़ देखेंगे नेचुरल रिसोर्सेज़ की। तो यहाँ पर जो हम साइंस में देखते हैं कि यूज़फुलनेस के आधार पर जो है कैटेगरी की जाती है ना, डिवाइड करते हैं चीज़ों को कि कितने फ़ायदेमंद है ये। तो नेम किया जाता है, जैसे शेयर्ड, जैसे एक जैसे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो उनको एक में डाल देते हैं, जैसे कि सारे के सारे लोग, ये लोग जो हैं क्रिकेट में अच्छे तो इनको यहाँ डाल दो, ये लोग जो हैं बास्केटबॉल में अच्छे तो इनको यहाँ डाल दो, है ना? तो इस तरीके का कैटेगरी कर देते हैं ना, तो जो जिनकी सेम कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उनको, है ना? तो हमको इससे अच्छा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। ओके, तो हम नेम्स एंड मीनिंग जो होते हैं उनके मतलब सेम ग्रुप में डाल देते हैं उनको। तो हम ना इसको अच्छे से समझ पाते हैं चीज़ों को। जब हम कम्युनिकेट करते हैं ना अच्छे से, इसकी वजह से, क्योंकि हम इसको अच्छे से क्लासिफ़ाई कर देते हैं। इनसे पहली वाली क्लासेस में आपने पढ़ा होगा लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में, है ना? तो अब जो है हम इन वर्ड्स को यूज़ भी करेंगे, ओके, कि इनका जो मतलब है आपको पता है।
तो ये हमने कैटेगरी क्रिएट कर दी है ना? जीवित और अजीवित जो होते मतलब जो ज़िंदा होते हैं और जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, उनमें हमने कैटेगरी कर दी है ना? पेन, पेंसिल हो गई, गैजेट्स हो गए, नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं। लिविंग थिंग्स अलग चीज़ें होती हैं, है ना? जो जीवित होते हैं, जीव-जंतु हो गए, इंसान हो गए, सब लिविंग थिंग्स होती हैं। पेड़-पौधे, जीव-जंतु सब लिविंग में आ जाते हैं। ओके, तो इस तरीके से हम जो है नेचुरल रिसोर्स को भी क्लासिफ़ाई करेंगे। है ना? तो कैटेगरी करने का जो हम इसको डिवाइड करेंगे ना नेचुरल रिसोर्सेज़ को, तो ये देखेंगे कि हमारी लाइफ़ के लिए कितनी ज़रूरी है वो या फिर जो सोर्स ऑफ और मटेरियल कहाँ से वो मतलब उसका सोर्स रहा है, सोर्सेज़ फॉर एनर्जी, तो इस तरीके से हम समझेंगे। तो रिसोर्सेज एसेंशियल फॉर लाइफ, तो जो रिसोर्सेज हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं जिनकी जैसे कि लाइफ जो है एग्जिस्ट नहीं कर सकती अर्थ में विदाउट एयर। ओके, तो ये ज़िंदगी के लिए इंसानों के लिए हो गए, जानवरों के लिए, सबके लिए इम्पोर्टेंट है ना? जैसे कि हवा, हवा के बिना तो इंसान रह ही नहीं सकता, तो एसेंशियल फॉर लाइफ इसमें हमने फर्स्ट कैटेगरी देखी रिसोर्सेज की। ओके, तो जैसे पानी है, पानी के बिना नहीं रह सकता कोई भी, खाने के बिना नहीं रह सकता, है ना? तो ये जो है हम एटमॉस्फेयर से लेते हैं, रिवर्स हो गई, पॉन्ड हो गए, है ना? कल्टीवेशन वगैरह किया जाता है सॉइल में, तब हमको खाना मिलता है और अदर लिविंग थिंग्स भी जो रहती है ना? तो हम जो है इन चीज़ों को बना नहीं सकते, है ना? जैसे कि हवा जो है, जो हम साँस लेते हैं, है ना? ब्रीथ करते हैं, वाटर जो पानी है या फिर सॉइल है ना? जो हमको खाना देती है ना? तो इन चीज़ों को बनाया नहीं जा सकता, एयर को बनाया नहीं जा सकता, तो ये एसेंशियल है लाइफ के लिए। अब रिसोर्सेज़ फॉर मटीरियल, है ना? तो ये सेकंड कैटेगरी हो गई। ह्यूमन बीइंग्स ना क्रिएट करते हैं फिज़िकल ऑब्जेक्ट्स जो नेचर से निकाल कर के, है ना? नेचर के सामान को यूज़ करके जो है हम अपनी चीज़ें बनाते हैं। जैसे कि हम अपने उसको यूज़ कर सकें, है ना? जैसे कि सुंदर चीज़ें बनाते हैं हम, छोटी-छोटी सुंदर-सुंदर चीज़ें बनती हैं ना, जो कि हमारी ज़िंदगी का इम्पोर्टेंट पार्ट बन जाती हैं। जैसे कि लकड़ी यूज़ करते हैं, हम पेड़ से लकड़ी लेते हैं, फिर उससे जो है कुर्सी बना लेते हैं, चेयर बना लेते हैं ना, फर्नीचर वगैरह बनता है और स्टैच्यू वगैरह ज़माने की चीज़ें बनती हैं। मूर्ति वगैरह है ना, ज़माने की चीज़ें बनती हैं। इंडिया की ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी जो है बहुत सारी वैरायटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज़ प्रोवाइड करती है। हमारी ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी देखो आपको जो है कोल्ड डेज़र्ट, हॉट डेज़र्ट जो मिल जाएगा, बहुत सारे पेड़-पौधे, जीव-जंतु भी आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, फ्लोरा एंड फौना में भी, है ना? पेड़-पौधे, नदियाँ सब कुछ मिलता है हमारे देश में। तो हमारे देश में जो डाइवर्सिटी है ना, उसकी वजह से हमें कई सारे रिसोर्सेज़ भी मिलते हैं। हमको वुड भी मिलता है, मार्बल भी मिलता है, कोल्ड भी मिलता है और गोल्ड भी मिलता है, ठीक है? मतलब जो कोयला भी मिलता है और हीरा भी मिलता है और सोना भी मिलता है हमारे देश में, है ना? लकड़ी भी मिलती है, मार्बल भी मिलता है, तो हर तरीके की तो रॉक भी पाई जाती है हमारे देश में, है ना? तो ये रिसोर्सेज़ जो है मटीरियल जो बनाते हैं हम इससे। अब रिसोर्सेज़ फॉर एनर्जी, जिससे हम एनर्जी बनाते हैं, है ना? तो एनर्जी तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी जो मॉडर्न लिविंग है, बिना एनर्जी के रह ही नहीं सकते, है ना? इलेक्ट्रिसिटी के बिना कैसे रह सकते हो तुम, है ना? तो पहले के लोग तो रह लेते थे, आजकल तो कोई रह ही नहीं सकता, है ना? फ़ोन चार्ज नहीं होगा तो साँसें अटक जाएँगी लोगों की। तो बिल्डिंग के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, है ना? चाहे जितना भी ट्रांसपोर्टेशन हो रहा हो, उसके लिए भी एनर्जी चाहिए, ओके? तो सारी की सारी जो भी प्रोडक्शन की चीज़ें हैं, जितनी बड़ी-बड़ी फैक्ट्रीज़, इंडस्ट्रीज़ चल रही हैं, सब में एनर्जी चाहिए, है ना? तो एनर्जी का तो भई बहुत ज़्यादा चाहिए और सिटीज़ में तो बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है, ओके? तो एनर्जी कहाँ से आती है? एनर्जी भी नेचुरल रिसोर्सेज़ से आती है। जैसे कि कोयले को जला कर के जो है थर्मल एनर्जी बनाई जाती है, ओके? तो इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है जिसको थर्मल एनर्जी बोलते हैं क्योंकि कोल को जला कर के बनाई जाती है ना? पानी हाइड्रो पावर के थ्रू भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, पेट्रोलियम हो गई, नेचुरल गैस हो गई, सनलाइट हो गई, सनलाइट के थ्रू जो बनाई जाती है सोलर एनर्जी होती है ना? आपने सुना होगा प्रधानमंत्री सूर्य घर जनधन जो योजना चल रही थी, सॉरी प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, है ना? तो उसमें क्या सपोर्ट कर रहे हैं सोलर एनर्जी को गवर्नमेंट जो है कि प्रमोट कर रही है कि आप लोग सब अपने घर में जो पैनल लगा लो, ठीक है? ताकि उससे सोलर एनर्जी जनरेट की जा सके। ओके, और खुद का यूज़ खुद करो। सोलर विलेज भी बनाया गया हमारे देश में, मोढेरा गुजरात में भी। मतलब उस गाँव में ना पूरी की पूरी एनर्जी जो है इलेक्ट्रिसिटी वगैरह वो सोलर एनर्जी से ही आती है ना? तो हमारे देश में जैसे कि अ, ऐसे प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान भी लॉन्च किया गया, पीएम कुसुम स्कीम लॉन्च की गई। इसमें ना जो भी ट्यूबवेल्स होते हैं, जो नहीं खेतों में इतने बड़े-बड़े आपने देखे होंगे पाइप उसमें से खूब सारा पानी निकलता है ना? तो ये सब है सोलर पंप जो होते हैं उसको ना सोलर एनर्जी के थ्रू पावर मिले तो ऐसा भी प्रोजेक्ट चल रहा है ना? विंड एनर्जी की बात करें जो हम हाइड्रो पावर तो हो गई यहाँ पर, तो जो विंड के थ्रू बनाई जाती है हवा से। यहाँ पर देखो रिवर वाटर जो है एक रिन्यूएबल रिसोर्स है एज़ वेल एज़ ग्लेशियर एंड फॉरेस्ट एक्सिस्ट।
सॉरी, जब तक ग्लेशियर एंड फॉरेस्ट हैं, तब तक रिवर जो पानी है ना नदी में, वो रिन्यूएबल रिसोर्स है। 2 टाइप के रिसोर्सेज़ होते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज़ और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज़, है ना? तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज़ जो जितनी जल्दी जो है ठीक हो जाते हैं, दोबारा से रीजनरेट हो जाते हैं, ठीक है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज़ कि उसको रीजनरेट होने में लाखों करोड़ों साल लग जाएँगे, तो वो एक बार यूज़ कर लिया खत्म, ऐसी चीज़ देखने को मिलती है, तो बहुत टाइम बाद बनेगा वो। है ना? तो रिवर वाटर जो है ये तो भाई जल्दी-जल्दी आता जाता है क्योंकि ग्लेशियर्स हैं बड़े-बड़े तो उसका मेल्ट होके पानी आता है और फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट भी जो है वाटर साइकिल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, है ना? जब तक ये हैं तो रिवर जो है, जो पानी है वो रिन्यूएबल रिसोर्स रहेगा। ओके, ये जो है टिम्बर जो लकड़ियाँ निकाली जाती हैं फॉरेस्ट से, ये लिमिटेड क्वांटिटी में है ना? तो इसको टाइम लगेगा दोबारा से रीजनरेट होने में, अगर हम अलाउ करें तो रीजनरेट हो सक है ना? क्योंकि सारे के सारे फॉरेस्ट काट दिए जाते हैं, तो उनको रीग्रो होने में टाइम तो लगेगा, तभी तो लकड़ी मिलेगी तुमको, है ना? तो ये चीज़ें देखने को मिलती है। दोबारा से हम देखते हैं रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज़ का क्लासिफिकेशन। सेकंड भी होता है जो कैटेगराइज़ करें हम नेचुरल रिसोर्सेज़ को, डिवाइड करें, तो उसके लिए बेस्ड है ये क्या रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल के बेस पे। तो जनरल प्रिंसिपल होता है नेचर का, जो फंक्शन करता है मतलब कि रीस्टोर कितनी जल्दी हो रहा है ना, रीस्टोर और रीजनरेट कितनी जल्दी हो रहा है। तो मतलब कि रिस्टोर ऐसी प्रोसेस है जिसमें दोबारा से जो भी डैमेज की हुई जो खराब कर दी है ना चीज़, वो दोबारा से ठीक कितनी जल्दी हो रही है। नेचर अपने आप को हील करता है, रिन्यू करता है और मेंटेन करता है अपने आप को, है ना? तो जैसे कि हम अपनी हमारी स्किन में कुछ चोट लग जाती है और वो कट हो जाता है, तो धीरे-धीरे आपने देखा होगा कि वो घाव भर जाता है ना? पूरी स्किन जो है दोबारा से आ जाती है। तो नॉर्मली ये ठीक हो जाता है। फॉरेस्ट भी जब नहीं जंगलों में बहुत बड़ी-बड़ी आपने सुना होगा कैलिफोर्निया और ज़माने के जो फॉरेस्ट होते हैं, हमारे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन भी जो है इंडिया का, वहाँ पे भी बहुत सारे आग लग जाती है फॉरेस्ट में। इतने बड़े-बड़े फॉरेस्ट जो हैं सारे जल जाते हैं। दोबारा से ये रिकवर हो जाते हैं थोड़ा से टाइम के बाद में। तो इसको कहते हैं रीजनरेशन। रीजनरेशन ना अ, उम तो ये रिस्टोरेशन से भी ऊपर है ना? तो रीजनरेशन ये क्या होता है नेचर की एबिलिटी, नेचर में कितनी पावर है, कितनी एबिलिटी है कि वो दोबारा से नई लाइफ बनाती है और नई कंडीशंस बनाती है ताकि लोग जो है ग्रो कर सकें, है ना? अच्छे से चीज़ें चल सकें। यहाँ पर देखो ऐसे समझाया हुआ है, जब हम एक ट्री को प्लांट करते हैं किसी एरिया में, है ना? ऐसे एरिया में जहाँ पर क्या ह्यूमन ने क्या किया, ह्यूमन इंटरवेंशन हुआ, इंसानों ने सारे के सारे पेड़ वगैरह काट दिए ताकि वो अपना घर बना सकें, ठीक है? तो प्लांट करना ट्री को तो दोबारा से वो ग्रो होगा, है ना? तो जो प्लांट पहले से जो ट्री वहाँ पर था, दोबारा से जो उसको काट कर के अलग कर दिया गया, तो वहीं पर वही वाला ट्री लगा दो दोबारा से, है ना? तो वो रिस्टोर होने लगता है इकोसिस्टम, है ना? तो उससे क्या लोगों को खाना भी मिलेगा, बर्ड्स को भी खाना मिलेगा, जीव-जंतु वहाँ पर अच्छे से रह पाएँगे, है ना? शेल्टर मिलेगा, जो गिलहरी होती है ना, वो भी अच्छे से रह पाएँगे, जो छोटे-छोटे क्रिएचर्स होते हैं, वो भी। तो इससे ना दोबारा से लाइफ फॉर्म जो है अच्छे से चल पाएगा वहाँ पर। नेचर जो है इसी तरीके से काम करती है साइकिल से अ, जब वहाँ पर कोई वेस्ट नहीं होता है ना, तो नेचर भी काम करता है। ओके? तो जैसे हम फॉरेस्ट का एग्ज़ाम्पल लें, तो एक जो है ट्री ना तो वो क्या गिर गया फॉरेस्ट में, है ना? तो जड़ उसकी सब निकल गई। अब क्या होगा उस ट्री का डिकम्पोज़िशन शुरू होगा, है ना? बैक्टीरिया हो गए, फंजाई हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, ये क्या करेंगे उसको खाएँगे, उसको खा के छोटे-छोटे उसके टुकड़े कर देंगे। ट्री जो है फिर सॉइल का पार्ट बन जाएगा, है ना? मिट्टी का पार्ट बन गया वो। इससे क्या होगा एनरिच होगा उसमें मिट्टी में और ज़्यादा ताकत आएगी और ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलेंगे। नए ट्री बनेंगे वहाँ पर और प्लांट्स भी होंगे जो उसके बीज वगैरह गिरे ना उससे नए पेड़ और निकल आएँगे। इससे क्या होगा ये साइकिल चलती रहेगी और फिर वो भी वहाँ पर गिर जाएँगे दोबारा से जो है वो क्या सॉइल का पार्ट बन जाएगा, फिर से वहाँ पर और ट्री निकल आएँगे। तो ये साइकिल चल रही है। तो ये साइकिल चलती है वो अपने आप को दोबारा से रिस्टोर करते हैं। तो नेचर का प्रिंसिपल है रिस्टोरेशन एंड रीजनरेशन इन प्रैक्टिस, है ना? तो ये एग्ज़ाम्पल हमने देखा, है ना? तो अब देखते हैं हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज़ के बारे में, जो रिन्यू हो जाती हैं फटाफट। ओके, रिन्यूएबल रिसोर्सेज़ जो होती हैं इनका कैरेक्टरिस्टिक होता है कि ये दोबारा से ठीक हो जाती हैं। है ना मोस्ट ऑफ इंडिया जैसे अबंडेंट सनशाइन हमारे देश में ना बहुत सारी सनशाइन आती है ओके क्योंकि हमारा देश जो है सब ट्रॉपिकल रीजन में पड़ता है सॉरी ट्रॉपिकल रीजन में पड़ता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है सब ट्रॉपिकल टू ट्रॉपिकल दोनों रीजन में पड़ता है एक्चुअली में क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे देश से गुजरती है ना तो नॉर्थ वाला पार्ट जो है सब ट्रॉपिकल में आ जाता है ओके और साउथ वाला पार्ट जो है ट्रॉपिकल रीजन में आ जाता है ना तो नेचर जो है तो उसमें ना जो नेचुरल कोर्स चलता है रिवर का जो नदियाँ होती हैं ना उसमें कहाँ से आता है पानी? उसमें बारिश के थ्रू आता है। जो ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, बड़े-बड़े ग्लेशियर्स हैं ना उसमें से पानी आता है। फॉरेस्ट की वजह से जो रिन्यू होती है इनकी जो पानी अच्छे से रहता है इसमें।
वैसे ही ना पेड़ ठीक होते रहते हैं, मिट्टी ठीक होती रहती है, अपने आप धीरे-धीरे ये काम चलता रहता है। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, एनर्जी फ्रॉम फ्लोइंग वाटर, है ना? तो खूब सारी हमारे पास सनशाइन है ना? तो उससे हम क्या कर सकते हैं, सोलर एनर्जी बना सकते हैं। हमारा देश इसलिए सोलर एनर्जी पे भी बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, है ना? विंड एनर्जी हो गई, इससे क्या कोई पॉल्यूशन नहीं होता ना एक्चुअली में। बस हाँ, एक चीज़ और बढ़ती जा रही है, इसका भी जो फोटोवोल्टिक जो होते हैं ना, जो सोलर पैनल होते हैं, तो उनका वेस्ट निकलेगा तो उसको कैसे टैकल करना है, इस पे कोई सोच ही नहीं रहा, है ना? तो वेस्ट तो निकलेगा थोड़ा बहुत, पर उसको टैकल करना ज़रूरी होता है ना? एनर्जी फ्रॉम फ्लोइंग वाटर, जो पानी आ रहा है तो उससे जो है हम एनर्जी बना सकते हैं। जो लकड़ियाँ हैं फॉरेस्ट से ली जाती हैं, तो वो भी रिन्यूएबल रिसोर्सेज़ हैं, है ना? अगर हम इनको ढंग से मैनेज करके चल रहे हैं तो ये सब रिन्यूएबल एनर्जी ही देखने को मिलती है। अगर इसका एक्सप्लॉइटेशन शुरू हो जाए तो सब बर्बाद हो जाता है। ये तब तक रिन्यूएबल रिसोर्सेज बने रहते हैं, इनकी एक कंडीशन है, तब तक जब तक इनका रिदम मेंटेन रहे कि रिस्टोर होता रहे, रीजनरेशन हो सके और इसका डिस्टर्ब ना करे, ह्यूमन इसको डिस्टर्ब ना करे। अगर जो है हार्वेस्ट किया जाता है टिम्बर को, ठीक है, थोड़ा बहुत आपने लकड़ी काटी फॉरेस्ट की और फिर उसको छोड़ दिया रीग्रो होने के लिए, तो सही है ना? तो इससे फॉरेस्ट खराब नहीं होगा। अगर आप इसकी सारी की सारी जो है पेड़ काट डालो, है ना? तो ऐसा नहीं होता कि दोबारा से वो ग्रो हो जाए, है ना? पूरा बर्बाद नहीं करना चाहिए चीज़ों को। बहुत जल्दी-जल्दी फॉरेस्ट काटे जा रहे हैं, तो इससे वो डिप्लीट हो जाएगा फॉरेस्ट, है ना? तो ये जो है रिस्टोरेशन रीजनरेटिव का वे नहीं है। धीरे-धीरे करो तो ठीक रहता है ना? तो उसको टाइम भी दो रिकवर होने के लिए। साइंटिस्ट जो है दिखाते हैं कि इर्रेस्पॉन्सिबल ह्यूमन एक्शंस एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ बोलते हैं, क्योंकि इंसानों ने इतनी बदतमीज़ी काट के रखी है, नेचर को पूरा बर्बाद करे पड़ रहे हैं ना, सारे के सारे पेड़ काट देते हैं, सब कुछ बर्बाद कर रहे हैं, सारा का सारा पानी पॉल्यूट करते जा रहे हैं, नदियों में सारा का सारा वेस्ट छोड़ते जा रहे हैं, प्लास्टिक पॉल्यूशन हर जगह देखो प्लास्टिक देखने को मिलती है, हर कोई जो है गलियों रोड में हर जगह जो है कचरा फेंकता रहता है ना? तो कई सारी नेचर की साइकिल जो है अब डिस्टर्ब हो चुकी है ह्यूमंस के एक्शन के कारण, इंसानों की वजह से, है ना? तो कॉम्बिनेशन होगा कई सारे जब हम फैक्टर्स को कंसीडर करेंगे, जैसे कि फॉसिल फ्यूल ड्राइव इन इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब कि जो फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सब ना फॉसिल फ्यूल होते हैं। इनकी वजह से जब इनको हम जलाते हैं ना, तो इनसे कई सारी गैसेज़ निकलती हैं। जैसे कि एक मेन गैस की हम बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। इस गैस की वजह से क्या होता है, ये गैस ना हमारे देश में और सॉरी हमारी पृथ्वी में, हमारी पूरी अर्थ में जो है और ज़्यादा गर्माहट लेकर के आती है। जब CO2 बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा ना, इसकी वजह से एक लिमिटेड वे में CO2 होगा तो सही है ना? थोड़ा बहुत जो है अर्थ के अंदर जो है सोलर रेज़ आ रही हैं, जिससे हमारी पृथ्वी रहने लायक बनी है, थोड़ा गर्म है एनवायरनमेंट, है ना? पर जो है अगर बहुत ज़्यादा CO2 बढ़ गया तो बहुत सारी जो है कंज़्यूम करने लगेंगे, ट्रैप होने लगी एटमॉस्फेयर में हीट। जब हीट होने लगेगी तो अर्थ में बहुत ज़्यादा हीट बढ़ जाएगी। इसी को तो कह रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। सब कुछ पिघल रहा है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है ना? तो यही है, ये गैसों के कारण ये हो रहा है। तो फॉसिल फ्यूल को जलाया जाता है इंडस्ट्रीज़ के लिए ताकि एनर्जी मिल सके, है ना? तो बहुत सारे पेड़ों को काटा जा रहा है एग्रीकल्चर के लिए, है ना? तो एकदम से पेड़ काटोगे तो ठीक नहीं है। पेड़ क्या करते हैं, पौधे क्या करते हैं, जो CO2 को कंज़्यूम करते हैं और O2 रिलीज़ करते हैं ना, इसी को फोटोसिंथेसिस कहते हैं हम। तो पेड़ बहुत हेल्प करते हैं CO2 को कम करने में। जब सारे के सारे आप पेड़ काट दोगे तो ऑटोमेटिकली बहुत सारी CO2 बढ़ जाएगी एनवायरनमेंट में, वो हमारी पृथ्वी गर्म होने लगेगी। ओके, इसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है और हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं गर्माहट, है ना? तो पूरे पृथ्वी में। तो इसकी वजह से ग्लेशियर्स भी हैं, वो भी मेल्ट होते जा रहे हैं। ग्लेशियर जैसे कि हिमालयाज़ में बहुत सारे ग्लेशियर्स पाए जाते हैं, जिनकी वजह से ब्रह्मपुत्रा, इंडस और जितनी भी रिवर्स हो गई ना, गंगा, ये सब यमुना, ये सब फीड होती हैं उन ग्लेशियर्स की वजह से ही, है ना? तो ग्लेशियर्स का पानी ही इनमें आता है। शुरू में आप देखोगे ना इतनी साफ रहती है नदी, और फिर उसके बाद आगे जाते जहाँ-जहाँ ह्यूमन रहते हैं, इंसान रहते हैं, वहाँ से आप देखोगे तो पूरी पॉल्यूट होते जाती है। क्योंकि सारा का सारा इंडस्ट्रियल वेस्ट, सारे का सारा कचरा सब इसमें डाल दिया जाता है ना? तो वो ग्लेशियर्स भी मेल्ट होते जा रहे हैं, ठीक है? आपको देखने को मिलेगा प्रेसिपिटेशन मतलब ग्लेशियर उतने बन नहीं पाएँगे जितने जो है इतना फ़ास्ट-फ़ास्ट वो जो है मेल्ट होते जा रहे हैं। तो ये जो है इसकी वज़ह से वाटर सिक्योरिटी भी अफ़ेक्ट होगी पॉपुलेशन की। हमारे देश में ना कितने लोग रहते हैं? 1.4 बिलियन इज़ इक्वल टू 140 करोड़ पीपल रहते हैं और इनके पास सिर्फ 4% वाटर रिसोर्सेज़ है। ठीक है? 18% वर्ल्ड की पॉपुलेशन है और वर्ल्ड का सिर्फ 4% हमारे पास पानी है। उसी पानी को भी पूरा बर्बाद किए जा रहे हैं।
तो वाटर टॉवर के ऊपर डिपेंडेंट है ना, ग्लेशियर्स के ऊपर हम डिपेंडेंट है, पर सब कुछ बर्बाद होता जा रहा है। ओके, यहाँ पर देखो ऑफर किया जा रहा है जो अर्घ्यम जो कि सूर्य को सन गॉड जो होते हैं, तो अर्घ्यम क्या होता है? ऑफरिंग है, ठीक है? प्रेयर की जाती है ना, तो पानी चढ़ाया जाता है, ऐसे पानी देते हैं, तो रिस्पेक्ट दिखा रहे हैं हम, ग्रेटिट्यूड है ना, कि उन्होंने हमको ये जो है रिस्पेक्ट करते हैं हम इनकी। ट्रेडिशनली अगर हम बात करें, कई सारी कम्युनिटीज़ ऐसी ऐसी भी हैं जो कि रेगुलेट करती हैं और मतलब एक डिस्टेंस बना लेती हैं जब फिशिंग का ना, फिशेज़ जो होती है ना, जब उनका स्पॉनिंग सीज़न चलता है। मतलब कि फिश जो है अपनी पॉपुलेशन को मेंटेन करती हैं, प्रोडक्शन वगैरह होता है, वो अपने अंडे वगैरह देते हैं, छोटे-छोटे बच्चे होते हैं फिशेज़ के, है ना? तो इससे एक साइकिल होती है ना, कि रिप्रोडक्शन वगैरह और फिर फिशेज़ होती हैं। इससे फिश की पॉपुलेशन मेंटेन रहती है। और बहुत ज़्यादा फ़िशिंग की जा रही है, बहुत सारी मछियों मछलियों को एकदम कमर्शियल एक्सप्लॉइटेशन किया जा रहा है। कमर्शियल एक्सप्लॉइटेशन एंड ओवर फ़िशिंग जो की जा रही है, एकदम एकदम पूरी की पूरी मछलियाँ बड़े-बड़े ट्रॉलर्स का यूज़ करके नहीं, पूरे के पूरे ऐसे बड़ा-सा शिप होता है, तो बहुत बड़ा ट्रॉलर लगाते हो, बहुत सारी फिशेज़ वग़ैरह हैं, उन सबको उठा लिया जाता है ना? तो ये ना चाइना की बहुत प्रैक्टिस है, चाइना बहुत ज़्यादा ओवर फिशिंग करता है, कमर्शियलाइज़ेशन। तो इसकी वज़ह से सारी की सारी फिशेज़ जो हैं, इनका भी एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, इनकी भी पॉपुलेशन वग़ैरह कम होती जा रही है ना? तो जैसे कि हमें यहाँ पर एक फिश की बात की गई है, ट्यूना फिश। तो एग्ज़ाम्पल है कि रैपिड एंड एक्सटेंसिव डिक्लाइन देखने को मिला है इनकी पॉपुलेशन पे। है ना? क्योंकि जो है इनकी फिशिंग वगैरह एकदम एक्सप्लॉइटेटिव फिशिंग की जा रही थी, तो ट्यूना फिश जो है उनकी पॉपुलेशन एकदम कम हो गई है। तो फिर कंट्रीज़ को लगा कि हाँ भाई, थोड़ी बातचीत करनी चाहिए, कंट्रोल करो फिशिंग को, है ना? थोड़ा मछली जो पकड़ते हैं ना, तो उनको थोड़ा कंट्रोल करो, क्योंकि एकदम बर्बाद किए जा रहे हो, है ना? थोड़ा उनका जब सीज़न चलता है, जब ब्रीडिंग सीज़न चल रहा है, उस टाइम पर भी पूरा बर्बाद किए जा रहे हो ना, जब देखो फिशिंग, 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 ऐसा नहीं करना चाहिए। ओके? तो इम्पोर्टेंट है कि फिश जो है, उनको भी उनका ओशन इकोसिस्टम भी बैलेंस रहे, है ना? पूरा उनका बर्बाद ना किया जाए। जो ट्यूना फिश है ना, वो इम्पोर्टेंट होती है, वो ओशन इकोसिस्टम को भी मेंटेन करके रखती है, छोटी मछलियों को खाती है ट्यूना फिश और श्रिम्प वगैरह को, है ना? तो ये डिक्लाइन होती जा रही है ट्यूना, है ना? तो ये देखने को मिल रहा है, तो कई सारी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेज़ होती हैं, जो कि बैलेंस बना कर के रखती हैं इकोसिस्टम में। हमें ना इंडस्ट्रीज़ की ज़रूरत होती है कि वो हमारे लिए सामान बनाते हैं, जो भी हम सामान कंज़्यूम करते हैं। तो ये इस प्रोसेस के थ्रू ना कई सारा वेस्ट भी क्रिएट होता है। जैसे जो भी चीज़ बनाई जाती है फैक्ट्रीज़ में, इंडस्ट्रीज़ में, उसमें बहुत सारा वेस्ट भी क्रिएट होता है। है ना? उस वेस्ट को क्या करते हैं, सारा का सारा जो रिवर्स में डाल देते हैं। यमुना रिवर इतनी ज़्यादा पॉल्यूटेड क्यों है? उसमें सारा का सारा कचरा, सारा का सारा वेस्ट डाला जाता है। है ना? गवर्नमेंट जो है 10-15 जितने भी साल लगते जाएँ, बस वो लोग वादा करते रहते हैं, कोई काम नहीं करता। है ना? चाहे कोई भी जो पॉलिटिकल पार्टी रूल कर रही हो, कोई भी काम नहीं करते, है ना? तो वाटर बॉडीज़ जो हो गई, दूसरी रिवर गंगा को भी देख लो आप, इतनी ज़्यादा पॉल्यूशन किया जाए, इतनी सारी स्कीम, इतने सारे जो प्रोग्राम लॉन्च कर दिए, पर ये रेगुलेट ही नहीं कर रहे हैं, जो कचरा डाला जाता है पूरा का पूरा। वाटर ट्रीटमेंट आप प्लांट लगा दो, नहीं, ऐसा नहीं। पूरा का पूरा जो भी वेस्ट आता है इंडस्ट्रीज़ का, वो सारा का सारा विदाउट ट्रीटमेंट, सारा का सारा पॉल्यूशन वाला, सारा ज़हरीली गैसों जो भी इसमें ज़हरीले मटीरियल मिले रहते, सारा का सारा रिवर्स में डाल दिया जाता है। आप सोचो, ये रिवर्स में जो फिश वगैरह रहती हैं, वो लोग तो ये कंज़्यूम करती हैं, फिर उन फिशेज़ को लोग इंसान खा लेते हैं, तो इससे तो फूड चेन में एंटर हो रही है ना ये चीज़ें। तो ऑटोमैटिकली इंसान अपनी कबर खुद ही खोद रहा है ना? तो ये जो वेस्ट होता है ना, जैसे छोटी-छोटी जो कॉस्मेटिक वगैरह हो गई, ज़माने की चीज़ें जो बनाई जाती है ना, उसमें माइक्रो प्लास्टिक देखने को मिलती है, नैनो प्लास्टिक देखने को मिलती है। छोटे-छोटे टुकड़े होते हैं, वो भी ना इन वेस्ट में जाता है। ये पानी में जाता है, फिर छोटी-छोटी फिशेज़ जो होती हैं, बड़ी फिश भी हो गई, वो सब इसको कंज़्यूम कर लेती हैं। फिर वो प्लास्टिक इंसानों के अंदर भी जा रहा है ना? तो ऐसी स्टडीज़ भी पाई गई हैं। तो ये जो वेस्ट है ना, ऐसा नहीं है कि सारा का सारा वेस्ट डिके हो जाए। कई सारा वेस्ट ऐसा भी रहता है जो सॉलिड वैसा ही पड़ा हुआ है। तो वो ना कई सारे जो लाइफ फ़ॉर्म होते हैं ना, उनका खाना बन जाता है वो कचरा, है ना? वो कचरा खा लेते हैं। तो इससे क्या होता है, पूरा डिस्टर्ब हो जाती है नेचुरल साइकिल जो रिस्टोरेशन एंड रीजनरेशन की है, और इससे रिवर्स जो होती हैं वो पॉइज़नस हो जाती हैं, ज़हरीली हो जाती हैं। है ना? आप देखोगे यमुना को, तो वहाँ पे ना ऐसे फैन देखने को मिलते हैं। ऐसा लगता है कि बादल हों उसमें, है ना? बादल वो कचरे के बादल हैं, मतलब इतना ज़्यादा पॉल्यूटेड है वो, ज़हरीली हो गई है। तो इसकी वजह से कई सारे लाइफ़ फ़ॉर्म भी अफ़ेक्ट होते हैं, जो लाइफ़ बिलो वाटर है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो हमने आपको बताए थे, उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 14 है, लाइफ़ बिलो वाटर के बारे में बात करते हैं, कि जो ज़िंदगी है ना, जो पानी के नीचे, उनके बारे में बात करते हैं, तो सब बर्बाद किए जा रहे हैं इंसान, है ना? तो ये भी देखने को मिल रहा है।
इकोसिस्टम फंक्शन करता है और इकोसिस्टम की सर्विसेज भी होती हैं। नेचर ना उनके पास में कई सारे काम होते हैं खुद के पास में, है ना? जैसे कि फॉर एग्जांपल ट्री की बात करें, ट्री जो है उनका काम है क्या? ओ ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करना। ट्री क्या करता है? CO2 को कंज़्यूम करता है और ऑक्सीजन को रिलीज़ करता है ना? तो ये जो है ट्री का काम है। तो ये नेचुरल प्रोसेस है जिससे ह्यूमन्स को फ़ायदा मिलता है, तो इसको हम कहते हैं इकोसिस्टम सर्विस। ओके? तो हम इसके बारे में सोच सकते हैं कि फॉरेस्ट नेचुरली फ़िल्टर करते हैं पानी को, है ना? फॉरेस्ट जो होते हैं ना, तो उनकी जड़ों के थ्रू जो है पानी रिस्टोर भी होता रहता है और जो ग्राउंड वाटर लेवल रिस्टोर भी होता रहता है और फॉरेस्ट क्या करते हैं फ़िल्टर भी करते जाते हैं पानी को, है ना? फॉरेस्ट जो है इतनी इनकी जड़ें ऐसी फैली रहती हैं जिसकी वज़ह से क्या होता है कि ये ना मिट्टी को पकड़ के रखते हैं ना, नहीं तो ऐसा हो कि ऐसी बाढ़ आई पूरी की पूरी मिट्टी बह जाए, है ना? सब बह जाए, ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। पर जो फॉरेस्ट होते हैं ना, वो इन चीज़ों को प्रोटेक्ट करते हैं। तो फॉरेस्ट क्या करते हैं हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, है ना? हमें जो है क्या पानी को जो रिस्टोर करते रहते हैं, है ना? और फ़िल्टर करते हैं, प्रिवेंट करते हैं सॉइल इरोज़न को। बहुत सारे जानवरों के घर होते हैं फॉरेस्ट, तो ये इकोसिस्टम का फंक्शन कहलाता है। तो इकोसिस्टम के फंक्शन और इकोसिस्टम की सर्विस हमने देखी। ओके, तो हमें बेनिफिट मिलता है इनसे, क्लीन वाटर मिल रहा है और जो अच्छा खासा फार्म लैंड भी मिल रहा है हमको, सॉइल वगैरह प्रोटेक्ट मिल रही है और पॉलिनेटेड क्रॉप्स मिल रही हैं, जो छोटी-छोटी जो जीव-जंतु होते हैं ना, बीज़ हो गई या फिर जो तितलियाँ वगैरह होती, वो पॉलिनेशन का काम करते हैं, है ना? जो क्रॉप्स में तो इसकी इससे क्या हमको इकोसिस्टम सर्विस कहलाती है नेचर की। तो नेचर हमें बिना बोले ही इतनी सारी सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रहा है। ओके, एक मैच्योर जो ट्री होता है वो प्रोड्यूस करता है 275 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन पर डे, है ना? कोविड के टाइम पर लोगों को पता चला कि हवा कितनी इम्पोर्टेंट है ना? जब सिलेंडर की कमी पड़ गई थी कोविड-19 के टाइम पर सेकंड वेव में, है ना? जिन्होंने देखा है वो तो देख के ही रह गए होंगे भई क्या हालत बन गई थी उस टाइम पर, है ना? तो लोगों को समझ में आया कि पॉल्यूशन कितना खतरनाक चीज़ है। 275 लीटर्स ऑक्सीजन के पर डे जो है एक ट्री एक एक पेड़, तो इसलिए पेड़ ज़रूर लगाना चाहिए क्योंकि जितना हम कंज़्यूम करते हैं ना, तो हमें अपने नेचर को वापस दे देना चाहिए। ठीक है? हम अपने जीवन में कम से कम 5 ट्री जो है कंज़्यूम कर लेते हैं, तो एट लीस्ट 5 पेड़ तो सबको लगाने चाहिए। तो हर ट्री पे वेरी करता है, मतलब कई ट्री बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन देते हैं, कई कम दे देते हैं थोड़ी, है ना? तो एक ह्यूमन जो है उसको 350 लीटर ऑक्सीजन लग जाता है हर दिन। आप सोचो हर दिन इतना सारा ऑक्सीजन हम लेते हैं, है ना? और हम ऑक्सीजन लेकर के CO2 भी रिलीज़ करते हैं, तो ये भी देखने को मिलता है। ओके, अब हम देखते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज़ के बारे में। ये जो रिसोर्सेज़ होती है ना, ये बहुत टाइम लगता है इनको बनने में, है ना? जैसे कोल हो गया, उसको बहुत टाइम लग जाता है बनने में, तो ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज़ होती हैं। ये दोबारा से एकदम फटाफट ठीक नहीं हो सकती। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे फॉसिल फ्यूल्स हो गए, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, इनको बनने में लाखों साल लग जाते हैं। मिनरल्स हो गए, मेटल्स हो गए, आयरन, कॉपर, गोल्ड, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज़ हैं, क्योंकि इनको बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इंडिया के पास में सिग्निफिकेंट क्वांटिटीज़ है, हमारे पास में अच्छा कोल रिज़र्व तो है, ठीक है? तो जब हम माइनिंग करते हैं कोल की ताकि हमारी जो एनर्जी अब देखो हमारे देश में पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, इंडस्ट्रीज़ भी बहुत ज़्यादा है, डिमांड भी बहुत ज़्यादा है, इसकी वज़ह से हमारे देश में एनर्जी भी बहुत ज़्यादा लगती है। एनर्जी कंज़म्पशन बहुत ज़्यादा है हमारे देश में, है ना? और बढ़ता जा रहा है क्योंकि हमारा देश एकदम फ़ास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में एक है ना? तो एस्टिमेट किया गया है कि कोल रिज़र्व जो इंडिया में है 50 साल और रहेगा, ओके? फिर उसके बाद हो सकता है खत्म हो जाए पूरा। है ना? तो डिमांड जो है इलेक्ट्रिसिटी की बढ़ती जा रही है, इसलिए जो है हम किस पे फ़ोकस कर रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी पे फ़ोकस कर रहे हैं, सोलर एनर्जी पे, विंड एनर्जी पे, न्यूक्लियर एनर्जी न्यूक्लियर तो वैसे अच्छी नहीं होती है, क्योंकि इसमें रेडियो एक्टिव वेस्ट जनरेट होता है ना, तो सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो पावर हो गई, इनमें फ़ोकस कर रहे हैं, है ना? तो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, डिमांड बढ़ती जा रही है, डेवलपमेंट जो वर्क एक्सेलरेट हो रहा है, मतलब बढ़ता जा रहा है वर्क और ज़्यादा हमारे देश में डेवलपमेंट बढ़ता जा रहा है। एनर्जी की चीज़ें भी बढ़ती जा रही है, एनर्जी की डिमांड बढ़ती जा रही है। तो हमें और ज़्यादा सस्टेनेबल ऑप्शन ढूँढना पड़ेगा ताकि जो है हम कोल को जुडिशियसली यूज़ कर लें, है ना? अच्छे से यूज़ कर लें। हम ऑस्ट्रेलिया से भी कोल खरीद के लाते हैं, है ना? तो और दूसरे देशों से भी हम सामान खरीदते हैं कोल वग़ैरह। तो बेसिक बात यही है कि हमको रिन्यूएबल एनर्जी पे फ़ोकस करना चाहिए। ओके? तो अब जो है आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। आपको लेक्चर कैसा लगा आप लाइक करके बता सकते हो। अपने फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू।